दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एबी कोचिंग सेंटर में। क्लास 12 की इंग्लिश हम लोग करने जा रहे हैं आज। क्लास 12 के इंग्लिश ग्रामर के अंदर एक टॉपिक होता है सिंटैक्स। तो सिंटैक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे हम लोग। कुल मिला के इम्पोर्टेंट रूल के अंदर हम लोग सिर्फ 10 रूल करेंगे और 90% चांस है कि आपके क्वेश्चंस जो है पेपर के अंदर उन्हीं 10 रूल के अंदर से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए एक एक करके समझना शुरू करते हैं कि ये क्या है। देखिए, सेंटेंस के अंदर इस तरह सेंटेंस दे दिया होता है आपके क्वेश्चन पेपर में, और सेंटेंस के अंदर आपको ढूंढना होता है कि मिस्टेक कहाँ है। जहां पे मिस्टेक होती है उसे करेक्ट करते हैं। तो यदि किसी सेंटेंस के अंदर एरर है और एरर को आप करेक्ट कर रहे हो तो कोई ना कोई रूल होगा, उस रूल के हिसाब से आप एरर को डिटेक्ट करेंगे और उसको सही कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए उन रूल्स को हम पहले लिख लिए हैं, रूल समझाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। देखिए, इस रूल के अंदर पहला रूल हमने लिखा है कि अगर दो सब्जेक्ट को नाइदर नॉर, आइदर और, नॉर और से जोड़ा जाए तो वर्ब के नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार, वर्ब नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयुक्त होती है। ठीक है, यानी आपको ध्यान रखना इस वर्ड को, नाइदर नॉर ये एक पेयर है, आइदर और ये एक पेयर है, नॉर और आर। अगर इनसे दो सेंटेंस ऐड हो रहे हो या दो सब्जेक्ट ऐड हो रहे हो, तो अगर दो सब्जेक्ट ऐड हो रहे होंगे तो पास वाला जो सब्जेक्ट होगा ना इनके, उससे हम ऐड कर रहे होंगे वर्ब को। आइए देख के समझते हैं कैसे। यहाँ देखिए हमने एक सेंटेंस लिखा है, नाइदर राम नॉर श्याम हैव कम। ठीक है, नाइदर राम नॉर श्याम हैव कम। तो देखिए वर्ब के पास जाइए सबसे पहले। इसमें देखिए ये राम भी सब्जेक्ट है, श्याम भी सब्जेक्ट है, वर्ब कहाँ आई है? वर्ब यहाँ पे आई है। ठीक है, तो इस वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट को ढूंढिए। तो ये राम भी सब्जेक्ट है और श्याम भी सब्जेक्ट है, लेकिन सबसे पास वाला सब्जेक्ट कौन है? पास वाला सब्जेक्ट श्याम है। तो श्याम के हिसाब से क्या है, हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो ये एरर है। श्याम के हिसाब से क्या होगा? हैज। तो आप करेक्ट करने के लिए क्या लिख रहे होंगे? हैज। तो हैज आपका सही हो जाएगा और हैव गलत होगा। ठीक, अब देखिए दूसरे सेंटेंस पे आते हैं। सेम रूल उसमें भी अप्लाई होगा। यहाँ पे देखिए दो सब्जेक्ट हैं, एक है, पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं, आइदर राम और हिज फ्रेंड्स हैज कम। ठीक, अब देखो दो सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट तो आपका राम है, एक सब्जेक्ट हिज फ्रेंड्स है, और आप इसमें ढूंढिए वर्ब कहाँ है। तो आप देखेंगे वर्ब यहाँ पे है, ये आपका क्या है? वर्ब है। तो वर्ब के पास में सब्जेक्ट कौन सा है? राम पास में है कि हिज फ्रेंड पास में है? तो आप देखेंगे वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट हिज फ्रेंड्स है। तो फ्रेंड्स क्या होता है? प्लूरल। तो जब फ्रेंड्स प्लूरल है तो प्लूरल के साथ वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। तो हैज यहाँ पे गलत होगा, यहाँ पे करेक्ट करने के लिए अब क्या लिख रहे होंगे? हैव लिख रहे होंगे। ठीक, तो हैव ये करेक्ट यहाँ पे आएगा। अब ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह इस तीसरे सेंटेंस के अंदर एरर आप ढूंढिए और खुद करेक्ट करने की कोशिश कीजिए। देखिए, आइदर यू आर ही आर हैप्पी, है ना? तो इसमें देखिए दो सब्जेक्ट है, एक यू है एक ही है। वर्ब को ढूंढिए, वर्ब आपका क्या है? आर है, और इसके पास वाला सब्जेक्ट कौन है? पास वाला सब्जेक्ट ही है। तो ही के हिसाब से यहाँ पे वर्ब लगेगी। तो ही के अकॉर्डिंग वर्ब आर ना होके क्या होगी? इज होगी। तो इज यहाँ पे करेक्ट होगा और आर गलत होगा। तो हमारा क्वेश्चन पेपर जो बनता है, क्वेश्चन पेपर के अंदर इस तरह सेंटेंस दिया होता है और इस सेंटेंस के अंदर से वर्ब को करेक्ट करना होता है कि कौन सी वर्ब करेक्ट होगी उसके लिए। ठीक है, तो इसमें एरर फाइंड करना होता है। पहला रूल तो ये था। अब देखते हैं दूसरा रूल। देखिए सिंटैक्स का दूसरा रूल यहाँ पे लिख दिया है और उसको समझ लेते हैं, फिर उसका इम्प्लीमेंट कर लेते हैं सेंटेंस के अंदर। ठीक, तो देखिए इसमें है कि यदि दो सब्जेक्ट को एज वेल एज से जोड़ा है ना? किसके थ्रू जोड़ना है आपको? एज वेल एज। तो यहाँ पे देखिए या तो एज वेल एज से जुड़ा हो, या फिर विद से जुड़ा हो, या फिर अलॉन्ग विद से जुड़ा हो, या फिर इन एडिशन टू से जुड़ा हो, है ना? या बिसाइड से जुड़ा हो, या फिर अनलाइक से जुड़ा हो, या फिर लाइक से जुड़ा हो। ठीक, ऐसे और भी वर्ड्स हैं
लेकिन जो वर्ड्स मैंने काफी स्टडी किया आपके पेपर को, तो जो पेपर्स में पूछ रखा है सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर रख रखा हूँ, ठीक है। ऐसे और भी वर्ड्स होते हैं। तो देखिए, यदि दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, विद, अलॉन्ग विद, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, अनलाइक और लाइक, इनसे जोड़ा जाता है दो सेंटेंस को, सॉरी दो सब्जेक्ट को, तो वर्ब जो है ना वो पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयुक्त की जाती है, ठीक। देखिए सेंटेंस अभी आराम से समझ आएगा जो यहाँ पे लिखा है। मैंने ये सिर्फ इतना लिखा है कि यदि दो सब्जेक्ट को इन वर्ड्स के सहारे जोड़ा जाए सब्जेक्ट्स को, तो जो सब्जेक्ट्स पहले यूज हुआ होगा ना उसके हिसाब से वर्ब आएगी, ठीक है। सेंटेंस में देखिए यहाँ पे लिखा है एक सेंटेंस कि राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स आर कमिंग, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, आपको काम करना है इसमें वर्ब को ढूंढना है। तो वर्ब आपकी ये रही, आर वर्ब है, और ये किसके हिसाब से होनी चाहिए, पहले वाले, हम लिखे है देखिए पहले वाले सब्जेक्ट। तो इसमें दो सब्जेक्ट है, एक राम और दूसरा हिज पेरेंट, लेकिन पहले सब्जेक्ट कौन आ रहा है, राम। तो राम के हिसाब से क्या आर आएगा, अगर इसको आप इग्नोर कर दो तो हो जाएगा सिर्फ कि राम आर कमिंग, फिर तो गलत हो जाएगा। क्या होना चाहिए, राम इज कमिंग, तो आर की जगह क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा और ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो जो भी वर्ब होगी वो पहले आने वाले सब्जेक्ट के हिसाब से होगी। दूसरे सेंटेंस को देखिए, दूसरे सेंटेंस में लिखा है द कैप्टन अलोंग विद द सेलर्स वर ड्रॉन, मतलब कैप्टन जो है अपने सेलर्स के साथ डूब गया। इसमें भी देखिए यहाँ पे अलोंग विद आया है, यहाँ पे पहले में क्या सब्जेक्ट आया था, यहाँ पे जोड़ने वाला आया था एज वेल एज। यहाँ पे इन दोनों सब्जेक्ट्स को, कैप्टन एक सब्जेक्ट है और दूसरा सब्जेक्ट सेलर्स है, इन दोनों को कौन ऐड कर रहा है, अलोंग विद ऐड कर रहा है। तो जब भी अलोंग विद आएगा तो हम क्या करते हैं, पहले वाले सब्जेक्ट को लेते हैं, तो वर्ब ढूंढिए, वर्ब आपकी ये रही, ठीक। और पहला सब्जेक्ट क्या है, पहला सब्जेक्ट है द कैप्टन, तो कैप्टन के हिसाब से क्या वर आएगा, कैप्टन तो एक ही आदमी होता है, तो वर नहीं आएगा, क्या आएगा, वॉज आएगा। तो ये वॉज हो जाएगा। अब ये करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है, ठीक। आप लोग सोच रहे होंगे कि पेपर में कैसे देगा, पेपर में आपको ये गलत स्टेटमेंट या गलत सेंटेंस दे देगा, आपको करेक्ट करके इस पूरे सेंटेंस को लिखना रहता है, ठीक है। अब देखिए तीसरा सेंटेंस है माई फादर अनलाइक माई अंकल्स आर वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक है। इसमें देखिए आप क्या ऐड कर रहे हैं, इन लोगों को जोड़ रहा है, अंकल, अनलाइक, अनलाइक देखिए इसमें है, अनलाइक अगर आया हो, दो सब्जेक्ट को ऐड किया हो, पहला सब्जेक्ट माय फादर, दूसरा सब्जेक्ट माय अंकल्स, अंकल्स के हिसाब से तो आर हो सकता है, लेकिन पहला सब्जेक्ट क्या है, माय फादर है, तो फादर तो एक ही आदमी होगा। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। तो ये आर आपका इनकरेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे आएगा इज, अब ये सही हो गया, ठीक। तो ये पूरा रूल समझ आ गया होगा। अब हम लोग तीसरा रूल देखते हैं। देखिए तीसरा रूल यहाँ पे लिख रखा है, तीसरा रूल ये लिख रखा है कि नाइदर ऑफ, नाइदर ऑफ का यूज कब होता है, जब दो में से एक भी नहीं लेना हो तब नाइदर ऑफ का यूज होता है, और जब दो से अधिक में से एक भी नहीं लेना हो तब नन ऑफ का यूज होता है। जैसे मान लीजिए एक ग्रुप है, ग्रुप में 10 कलम है यहाँ पर, या कुछ भी मान लीजिए 5-6 पेन है, और इसमें से एक भी नहीं लेना है, तो इस वाले केस में हम किसका यूज करेंगे, नन ऑफ। जैसे मैं बोलूं कि इसमें से कोई पेन रेड नहीं है, ठीक, तो उस केस में कहेंगे नन ऑफ दिस पेन आर रेड, ठीक, कि कोई भी पेन इसमें से लाल नहीं है। ऐसे यहाँ पे देखिए नाइदर ऑफ है, तो नाइदर ऑफ वाली केस हमेशा क्या होती है कि कोई, मान लीजिए ये ग्रुप है, इस ग्रुप में सिर्फ 2 पेन है, इन दोनों पेन में से, ये सपोज कीजिए पेन है, ये दोनों पेन में से कोई भी अगर नहीं रनिंग है, कोई चल नहीं रही है, तो इसमें से अगर कोई ना चल रहा हो तो इस पूरे ग्रुप के लिए हम क्या लेते हैं, नाइदर ऑफ, कि इन दोनों में से कोई एक भी नहीं चल रहा है, और यहाँ 2 से ज्यादा है, मतलब एक ग्रुप है और इस ग्रुप से कोई नहीं काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे हिंदी में लिखा कि 2 से अधिक में से एक भी नहीं, ठीक, यानी क्या, ये ग्रुप है 2 से ज्यादा है और इसमें से एक भी नहीं, उसके लिए हम लेते हैं नन ऑफ।
और जब दो में से एक भी नहीं लेना हो तो उसके लिए लेते हैं नाइदर ऑफ। इसको हम लोग इस सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। देखिए सेंटेंस इस तरह देता है आपको कि नाइदर ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, कि उसके चारों पुत्रों में से किसी ने उसकी देखभाल नहीं की। ठीक है, तो यहां पर समझो नाइदर ऑफ हिज 4 सन्स, यहां पर कितना लिखा है 4 सन्स है ना, 4 सन्स लिखा है। आप खुद ही बताओ 4 क्या 2 से अधिक है या कम है? 2 से अधिक है। तो अगर 2 से अधिक में से कोई नहीं कर रहा है तो उसके लिए क्या आता है? देखिए 2 से अधिक में से कोई नहीं काम करेगा तो उसके लिए क्या आएगा? नन। तो यहाँ देखिए 4 सन्स के लिए क्या आएगा? नन आएगा। तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट है, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है इस केस में। ठीक है, देखिए नाइदर ऑफ हिज 4 सन्स, तो यहाँ पे तो 2 नहीं है। अगर केवल 2 रहता तो बात कुछ और होती। अभी वो भी केस समझ लेते हैं। पहले इसको देखिए, नाइदर ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, तो चूंकि 4 है तो 4 है मतलब 2 से ज्यादा है। तो अगर 2 से ज्यादा में से एक भी नहीं कर रहे हो तो इसके लिए हम लेते हैं नन ऑफ। तो यहाँ पे देखिए नाइदर ऑफ नहीं होगा, ये हट जाएगा नाइदर ऑफ यहाँ से, और इसकी जगह क्या आ जाएगा? नन ऑफ। तो नन ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, ये करेक्ट हो गया। अच्छा एक बात और है कि ये नाइदर ऑफ हिज 4 की जगह अगर 2 रहता तब 2 रहता तो ये सेंटेंस करेक्ट होता। ठीक है, क्योंकि 2 में से एक भी नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए नाइदर ऑफ लगता है। ठीक ना, तब ये सेंटेंस करेक्ट होता, अदरवाइज ये सेंटेंस गलत है। ये तीसरा रूल था। इसका दूसरा पार्ट भी है। तीसरे में देखिए पहला लिखा है, इससे मिलता जुलता ही है तो उसको लिखते हैं। देखिए तीसरे का दूसरा रूल यहाँ पे लिख दिया है आपके सामने। आप इसमें होता है आइदर ऑफ, यानी 2 में से किसी एक को निकालना हो तो आइदर ऑफ का यूज होता है, और 2 से अधिक में से किसी एक को चुनना हो तो उसके लिए 1 ऑफ का यूज होता है। जैसे एक बास्केट है, बास्केट के अंदर 2 एग्स रखे हैं, या बॉल कह लीजिए 2 बॉल रखे हैं। 2 बॉल में से सिर्फ एक बॉल को निकालना है तो आप इसके लिए यूज करोगे आइदर ऑफ। ठीक, तो आप कहोगे आइदर ऑफ द बॉल इज रेड। मान लीजिए इसमें से एक बॉल जो है वो रेड कलर है, तो आप बोलोगे आइदर ऑफ द बॉल इज रेड। आइदर ऑफ के साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर आती है। ऐसे ही देखिए ये 2 से अधिक, मतलब एक टोकरी है, टोकरी के अंदर ऐसे बॉल्स रखे हुए हैं ढेर सारे। ठीक, इन बॉल के अंदर से इनमें से अब एक को आपको चुनना है, 2 से अधिक। तो देखिए इस टोकरी के अंदर 2 से अधिक बॉल है, इसमें से एक को चुनना है तो इसके लिए आप यूज करोगे 1 ऑफ। ठीक है, कि अगर मान लीजिए इन सारे टोकरी के अंदर एक बॉल रेड कलर का है तो आप इसके लिए बोलोगे 1 ऑफ द बॉल इज रेड। ठीक है, यहाँ पर आइदर ऑफ। तो सिंपल ये ध्यान रखना है कि अगर 2 में से एक को निकालना है तो आइदर ऑफ, और 2 से अधिक चीजें उसमें से एक को चुनना है, एक को निकालना है तो 1 ऑफ। यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस लिखा है आइदर ऑफ द 5 मेंबर्स। इसमें देखिए मेंबर्स की क्वांटिटी कितनी है? 5। तो 5 में से एक की बात हो रही है। आइदर ऑफ द 5 मेंबर इज एट फॉल्ट, कि पांचों में से एक मेंबर गलती कर रहा है। तो आप बताइए 5 2 है या 2 से ज्यादा है? 2 से ज्यादा है, मतलब ये वाला रूल लगेगा। तो ये वाला रूल लगेगा तो आइदर ऑफ नहीं होगा, इसकी जगह क्या होना चाहिए? 1 ऑफ। तो करेक्ट क्या होगा? 1 ऑफ द 5 मेंबर इज एट फॉल्ट। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है और ये स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक, देख लीजिए इसको। अब हम लोग करते हैं चौथे रूल को। देखिए अब समझते हैं चौथे रूल्स को। सेंटेक्स के अंदर चौथा रूल लिख रखा है ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, नन, वन, एनी, मेनी, अ, मोर देन वन। इन सब का अर्थ सिंगुलर होता है, मतलब अगर ये सब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के जैसा व्यवहार करेंगे। तो जब कभी भी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसमें लगने वाली वर्ब भी कैसी होती है? सिंगुलर, और उसके प्रोनाउन और एडजेक्टिव भी कैसे हो जाते हैं? सिंगुलर। ठीक, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसको समझाते हैं आपको सेंटेंस के हिसाब से। इन सारे वर्ड्स को आपको ध्यान रखना है कि अगर ये आ रहा है और इनसे स्टार्ट हो रहा है। पहले देखिए ईच स्टूडेंट आया ना, यहाँ पे लिखिए ईच आया है।
तो अगर ईच स्टूडेंट आया है तो ईच क्या है, कैसा व्यवहार करेगा, सिंगुलर जैसा। तो ये सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। तो ईच के हिसाब से सिंगुलर सब्जेक्ट आएगी हैज, हैव नहीं, हैव तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैज आ जाएगी। ठीक, दूसरे सेंटेंस पे आते हैं, वन मस्ट टॉलरेंट हिज। इसको देखिए, वन ये एक स्पेशल केस है, इसको स्टार कर दे रहा हूं मैं यहाँ पर, ये एक स्पेशल केस है। इसके टाइम कभी भी आपको ये जितनी बार वन के हिसाब से आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा होगा कोई भी प्रोनाउन या फिर पजेसिव एडजेक्टिव, तो इस वाले केस में आप हिज वाले केस को हमेशा गलत कर दो। आप वन के साथ एक चीज ध्यान रखो, वन के साथ वन और वंस ही आता है। ठीक, वंस वंस, तो वन के लिए हमेशा वंस आता है, तो हिज गलत हो जाएगा, वन सही होगा। ये एक स्पेशल केस है, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये कैंसिल हो गया, ये करेक्ट हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये करेक्ट हो गया। ठीक, अगले सेंटेंस को देखिए, इसमें लिखा है मेनी अ स्टूडेंट। मेनी ऐसे लगता है कि बहुत ज्यादा की बात हो रही है कि मेनी अ स्टूडेंट, मतलब बहुत ज्यादा स्टूडेंट, ऐसा लगता है, पढ़ने में सेंस आता है। हैड नॉट डन देयर होमवर्क, है ना। तो मेनी अ स्टूडेंट कैसा व्यवहार करेगा, देखिए इसमें मेनी अ वर्ड आया यहाँ पर, मेनी अ क्या है, सिंगुलर है। तो मेनी, और जब ये पूरा का पूरा सिंगुलर है तो इसके हिसाब से आने वाली वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर। तो ये हैव तो प्लूरल है ना, सिंगुलर क्या हो जाएगा, हैज। तो ये करेक्ट हो गया, कैंसिल आउट हो गया। इसी तरह देखिए, मेनी अ स्टूडेंट हैज नॉट डन, डन के बाद देयर वर्क होगा क्या, ये जब सिंगुलर है, एक आदमी के हिसाब से हैज लग रहा है, तो एक आदमी का प्लूरल क्या होगा, हिज होगा। देयर तो तब लगता है ना जब यहाँ पे ढेर सारा कोई ग्रुप शो कर रहा होता है या ये प्लूरल होता है, तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो देयर किस में बदल जाएगा आपका, देयर बदल जाएगा हिज में। तो ये दो मिस्टेक्स है इस वाले में सेंटेंस में। ठीक, तीसरा देखते हैं। तीसरा तो था यही, देख लीजिए एक बार। मेनी अब सिंगुलर है, तो सिंगुलर के हिसाब से वर्ब भी हो जाएगी सिंगुलर और प्रोनाउन भी हो जाएगा सिंगुलर, यही यहाँ पे लिख रखा है। ठीक, तीसरा देखते हैं, मोर देन वन। इसको तो पढ़ के बच्चे 100% श्योर हो जाते हैं कि एक से ज्यादा है, मोर देन वन। तो मोर देन वन के लिए वर्ब लोग सही मानते हैं, हालांकि मोर देन वन, इसमें देखिए मोर देन वन का अर्थ क्या है, सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और इसके हिसाब से वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। तो मोर देन वन वर्ब प्रेजेंट देयर। ठीक है, तो मोर देन वन मैन है कि एक से ज्यादा आदमी, वर्ब नहीं लगेगा यहाँ पे आ जाएगा आपका वाज। क्यों आ जाएगा, क्योंकि मोर देन वन अगर कभी भी आए तो वो सिंगुलर जैसा होता है। ठीक, तो आप इन वर्ड्स को याद रखोगे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग पांचवा रूल। देखिए पांचवा रूल लिख रखा है, ईच एवरी वन के बाद ऑफ आया हो तो ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होता है, लेकिन उसके बाद आने वाला वर्ब एडजेक्टिव प्रोनाउन सिंगुलर होता है। ये इसको मैं इसमें करके बताता हूं आपको, सेंटेंस में ज्यादा समझ आएगा। इन्होंने कहा है कि ईच एवरी और वन, तो पहला सेंटेंस देखिए, हमारा पहला सेंटेंस वन से है तो वन है, और वन के तुरंत बाद क्या है, ऑफ। ठीक, तो ये बोला है कि इनके बाद अगर ऑफ आया हो तो इस केस में क्या होता है कि ऑफ के बाद आने वाला नाम, ऑफ के बाद आने वाला नाम, तो ऑफ के बाद देखिए क्या है, ऑफ के बाद द और बॉय आया है, तो बॉय कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो बॉय का प्लूरल क्या होता है, बॉयज। तो अगर वन ऑफ आया है यहाँ पे ऑफ, तो इसके बाद ये होना चाहिए बॉयज। ठीक, तो बॉय गलत हो जाएगा, सिंगुलर नहीं होना चाहिए, ये प्लूरल होना चाहिए। बस इतने सी बात है। और ये आपके एक्सरसाइज में दे रखा है, आई थिंक 2019 या 20 के पेपर में इसको पूछ रखा है। ठीक, तो सेट आप लोग चेक करेंगे तो उसमें मिल जाएगा। तो जब भी ऑफ आया और आपके तुरंत बाद वाला जो नाउन है या प्रोनाउन है जो भी आ रहा है वो कैसा होगा, प्लूरल होगा। अच्छा, यहां तक तो बात समझ आ गई, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट हम समझ लेते हैं। क्योंकि सिर्फ यही बस प्लूरल करना होता है हमें कि बॉय का बॉयज कर दिया, अदरवाइज वन हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वन क्या है, सिंगुलर।
तो सिंगुलर के हिसाब से वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी, और इसके हिसाब से प्रोनाउन भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो वही बोला है कि बाद वाला वर्ब, एडजेक्टिव और प्रोनाउन क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। ठीक, तो सिर्फ ये ध्यान देना है कि ऑफ के तुरंत बाद जो नाउन आए उसको आप प्लूरल कर दीजिए, और बाकी ये वन के हिसाब से तो पूरा सेंटेंस चलेगा, क्योंकि ऑफ के पहले जो होता है ना वही सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट इसमें ऑफ नहीं है। ऑफ के पहले क्या है, वन, तो सब्जेक्ट वन है, तो वन के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, हैज, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, और प्रोनाउन भी सिंगुलर हो जाएगा, हिज। ठीक, दूसरा समझते हैं। देखिए इन्होंने कहा ईच के लिए भी सेम रूल अप्लाई होता है, तो ईच के बाद ऑफ आता है, ठीक है, ईच के बाद ऑफ आया है, तो ऑफ अगर आ गया हो तो उसके तुरंत बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन, तो पहला क्या था, नाउन था, नाउन बॉय था तो आपने प्लूरल कर दिया बॉयज। यहाँ पे क्या है, देम प्रोनाउन है, और देम कैसा है, प्लूरल प्रोनाउन है, तो प्लूरल प्रोनाउन है तो इसका मतलब ये पूरी तरह करेक्ट है। तो इतने दूर तो ये सेंटेंस करेक्ट है, लेकिन अभी देखिए इसका सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट हमेशा प्रीपोजिशन के पहले वाला होता है, तो सब्जेक्ट आपका ईच है, ईच के हिसाब से ईच सिंगुलर होता है, तो बताया सिंगुलर के हिसाब से, सॉरी, क्या सिंगुलर के हिसाब से हैव हो सकता है, ईच के हिसाब से हैव नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए हैव ना होके हैज होता है। तो इससे दो तरीके की मिस्टेक पूछी जाती है। पहला तो ये आपके बुक में जो एक्सरसाइज में मैंने देखा वो ये वाला पूछा था कि तुरंत बाद वाला अगर कोई नाउन है तो उसको आप तुरंत उसमें प्लूरल में कन्वर्ट कर दें, और पहले वाले के हिसाब से वर्ब और साथ ही साथ प्रोनाउन, ये दोनों क्या होंगे, सिंगुलर। ठीक, तो ये तो पांचवा रूल था। बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे छठवां रूल लिख लिया है कि यदि काल्पनिक वाक्य प्राय इफ एज दो, सपोज, आई विश, इन केस के साथ शुरू हुआ हो, तो हमेशा जो वर्ब आएगी ना, आपको सिर्फ इन्हीं को ढूंढना है कि ये कहीं मिल जाए। अगर ये मिल जाते हैं तो इनके साथ जो भी वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब आएगी, और हमेशा वर आएगा, ये ध्यान रखना है। कुछ भी आया हो उसकी जगह वॉच और वर होता है ना, तो वर लगा देते हैं, बस इतनी सी बात है। जैसे यहाँ पे देखिए ये काल्पनिक होता है, यहाँ पे लिखा है ना आई विश आई हैव अ बर्ड, कि कल्पना कर रहा है कि काश ऐसा होता कि मैं एक चिड़िया होता। ठीक, तो आई विश आई वॉज अ बर्ड नहीं होगा, आई वॉज गलत है। ठीक, आई वॉज ये गलत है, इसकी जगह क्या होना चाहिए, इसकी जगह होना चाहिए वर, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत। दूसरा देखिए, इफ ही वॉज रिच, यदि वो अमीर होता है, he would help others, तो वो दूसरों की मदद करता। यदि वो अमीर होता है नहीं, तो कल्पना कर रहा है। इफ ही, तो ही के साथ भी क्या आएगा, ही के साथ एक्चुअली वॉज आता है, लेकिन इफ आ गया ना, और ये काल्पनिक वर्ड है, तो इफ के साथ क्या आएगा आपका, ये इनकरेक्ट है और आ जाएगा वर्ड। ठीक है, ऐसे देखिए तीसरा स्टेटमेंट है, ही इज कॉल्ड मी एज इफ ही वॉज माई फादर, उन्होंने मुझे ऐसा डांटा जैसे वो मेरे पिता हों। समझ रहे हो कि ये पास्ट की घटना है, तो इसमें भी देखिए एज इफ आ गया है, यहाँ पे देखिए एज इफ आ गया है, तो जब भी एज इफ आए तो उसके साथ हमेशा हमेशा वर्ब क्या लेनी है आपको, वर लेनी है, प्लूरल वर्ब लेनी है। सिंपल इतना समझिए कि ये तीनों अगर मिलते हैं, इफ, एज दो, सपोज, आई विश, इन केस, ये सब मिल जाए तो हमेशा आपको वर लगाना होगा। देखिए हर केस में हमने क्या लिखा है, वर लिखा है, वॉच को इनकरेक्ट किया है। ठीक है, ये कंडीशनल सेंटेंस भी होते हैं, खैर आपके पेपर में पूछा है, और ये वाला स्टेटमेंट आपके ही प्रीवियस ईयर पेपर से लिया है मैंने। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगले रूल को। देखिए अगला रूल लिख रखा है कि स्कार्सली और हार्डली के साथ व्हेन आता है हमेशा, और नो सूनर के साथ देन आता है। ठीक, ये बात याद रखनी, और इससे कई बार सवाल बना है आपके पेपर में। देखिए, स्कार्सली हैड ही रीच देयर देन हिज फ्रेंड ही रीच देयर, तो देयर में THERE होता है, आपको पता होगा, THERE, आई आर तो तब होता है जब वो प्रोनाउन होता है। ठीक, scarcely had he reached there then his friend went out। अब इसमें देखिए
स्कार्सली है तो स्कार्सली के साथ क्या आना चाहिए, स्कार्सली के साथ आना चाहिए आपका व्हेन, लेकिन इसमें क्या दिया है, देन। तो हर बार आपको कंफ्यूज करने के लिए ना वो सेंटेंस में देन लगा के देते हैं और आपको इस देन को कैंसिल आउट करके व्हेन करना होता है। सिर्फ इसमें आप व्हेन कर दीजिए और बाकी सेंटेंस को हुआ ऐसे लिख दीजिए, आपका यही आंसर है। ठीक, अब ये करेक्ट हो गया। स्कार्सली हैड ही रीच्ड देयर व्हेन हिज फ्रेंड वेंट आउट। ठीक है, स्कार्सली और हार्डली के साथ हमेशा क्या आएगा, व्हेन आएगा। ऐसे दूसरे में देखिए, हार्डली हैड द मैन रिकवर्ड देन ही वाज हिट अगेन। दोबारा टकरा गया वो एक बार रिकवर होने के बाद, एक तो मुश्किल से ठीक हुआ था और फिर टकरा गया, ये बात है। तो देखिए हार्डली के साथ भी आपका क्या आता है, व्हेन आता है। और यहाँ पे क्या दे रखा है इन्होंने, गलत दे रखा है, देन दे रखा है। तो इसको हम करेक्ट करेंगे और यहाँ पे लगा देंगे व्हेन, और अब हमारा सेंटेंस करेक्ट है। ठीक, तो सेंटेंस क्या बनेगा हमारा, सेंटेंस जो है करेक्ट वो ये बनेगा कि हार्डली हैड द मैन रिकवर्ड व्हेन ही वाज हिट अगेन। अगला देखिए, नो सूनर, नो सूनर के साथ क्या आता है, देखिए नो सूनर के साथ क्या आता है, देन, लेकिन इसमें क्या लगा के दिया, व्हेन। तो व्हेन की जगह आप व्हेन को हटा दीजिए और देन कर दीजिए, बाकी स्टेटमेंट को एज इट इज लिख लीजिए, अब ये सही हो गया। ठीक, तो इस तरीके की मिस्टेक्स होंगी जो आपको करेक्ट करने के लिए देगा पेपर में। तो स्टेटमेंट यही दे देगा, आप उसको सही करके दूसरा स्टेटमेंट लिख दोगे और देन की जगह व्हेन कर देंगे। अगर स्कार्सली और हार्डली आया हो तो, और नो सूनर आया है तो व्हेन की जगह देन कर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला रूल है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ना जो दिखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन वो सिंगुलर होते हैं एक्चुअल में। तो जब वो सब्जेक्ट के रूप में आएंगे तो उनके साथ सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब का यूज कर रहे होंगे हम। ठीक है, जैसे न्यूज है, ईटिंग्स है, पॉलिटिक्स है, तो ये तो हो गया। और ये कोई भी सब्जेक्ट का नाम हो, जैसे फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, या फिर किसी बीमारी का नाम हो जैसे मम्स है, मेसल्स है, किसी भी बीमारी का नाम। और ये कोई खेल हो, जैसे बिलियर्ड्स एक खेल है, क्रिकेट एक खेल है, तो कोई खेल का नाम हो, किसी बीमारी का नाम हो, या फिर किसी सब्जेक्ट का नाम हो, ये तीनों अगर आ रहा हो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में, तो वर्ब हमारी सिंगुलर होती है। ठीक, देखिए यहाँ पे नो न्यूज इज गुड, तो यहाँ पे आर नहीं हो सकता है, न्यूज के साथ लोग कहते हैं ना आर, तो ये सेंटेंस सही है, नो न्यूज इज गुड। दूसरा देखिए, पॉलिटिक्स आर अ डर्टी गेम। पॉलिटिक्स क्या है भाई, पॉलिटिक्स के साथ आर नहीं लगता है, पॉलिटिक्स के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, इज सही है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है, इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ये बिल्कुल सही है। अगर इसकी जगह आर लगा होता तब तो ये गलत होता है ना, अगर आर लगता तो गलत होगा। इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो इनके साथ वो प्लूरल लगा के देंगे और आप उसको सिंगुलर कर करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये तो हमारा 8वां रूल था। अब हम लोग देखते हैं 9वां रूल। देखिए अगला रूल लिख रखा है कि अगर अ नंबर ऑफ आया हो, अ लार्ज नंबर ऑफ आया हो, अ ग्रेट नंबर ऑफ आया हो, ये सब क्या है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ठीक, अगर इनसे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो तो वर्ब हमारी प्लूरल होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए एक सेंटेंस लिखा है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट। ये देखिए अ नंबर ऑफ है, अगर अ नंबर ऑफ आया हो तो वर्ब कैसी होनी चाहिए, प्लूरल, है ना। और यहाँ पे देखिए आपने वर्ब कैसे लगा रखी है, अ नंबर के साथ, सिंगुलर, तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, हमें वर लिखना होगा। अब ये प्लूरल हो गया, तो ये आपका करेक्ट हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, अ नंबर ऑफ सब्जेक्ट हो या फिर अ लार्ज नंबर ऑफ हो या फिर अ ग्रेट नंबर ऑफ हो, तो जो भी हमारी वर्ब आती है वर्ब कैसी होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। ये एक रूल है। दूसरा देखिए, दूसरा है कि जब द नंबर ऑफ सब्जेक्ट हो तो इस केस में क्या है, सब इसमें सब्जेक्ट को प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन वर्ब जो होती है वो सिंगुलर होती है। ठीक, सब्जेक्ट को कैसे ट्रीट करते हैं, प्लूरल की तरह, लेकिन वर्ब हमारी सिंगुलर होती है। जैसे देखिए द नंबर ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ आपके बाद तो प्लूरल होता है, अभी पीछे भी रोल में हम लोग कर चुके हैं। तो द नंबर ऑफ बॉयज आर 50 लिखा है ना, द नंबर ऑफ बॉयज आर 50,
तो यहाँ देखिए द नंबर ऑफ के साथ वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। तो सिंगुलर के लिए क्या आ जाएगा, इज, आर नहीं आएगा, इज आएगा। तो दोनों में छोटा सा डिफरेंस है कि यदि अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, ये तीनों आया है तो वर्ब कैसी होनी चाहिए, प्लूरल। तो यहाँ पे वॉच की जगह वर हो गया। दूसरे केस में अगर द नंबर ऑफ आया है तो वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। तो देखिए द नंबर ऑफ के साथ वर्ब कैसी हो गई, सिंगुलर। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा सिंटैक्स के कुछ नियम, और यदि आप इतना करके जाते हैं तो उम्मीद है कि क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है और आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको काफी देर एनालाइज करने के बाद ये सारे रूल्स बनाया था मैं। आप लोग इसको देखिए और देखने के बाद पेपर दीजिए। आपको उम्मीद है मुझे कि मार्क्स इसमें से मिल जाएंगे। ठीक है, यदि ये प्रयास पसंद आया हो आप लोगों को तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।